जब हम इतिहास के युद्धों पर नजर डालते हैं तो हमें इन युद्धों में इस्तेमाल होने वाले कई बड़े बड़े हथियार दिखाई पड़ते हैं और इन हथियारों में कटाना तलवार भी आती है जिसकी धार से सख्त चीज मक्खन की तरह कट जाती है और इसे प्राचीन समय में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। वहीं ये जापान की परंपरा का प्रतीक भी है और इसे बड़ी ही नायाब तरीके से बनाया जाता था। इसे आप आज भी कई बड़े म्यूजियम में देख सकते हैं। इसे देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे कि इसकी चमचमाती धार किसी का भी सर कलम कर सकती है। वैसे ये तो रहा इसका बखान, लेकिन आप कहेंगे कि इसे बनाया कैसे जाता है और इसमें कौन सा मेटल यूज किया जाता है जिससे इसकी धार तेज होती है। तो चलिए दोस्तों, आपको इस तलवार के बनाने के तरीके के बारे में भी बता देते हैं। जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। वैसे ये पारंपरिक तलवार है तो इसे पारंपरिक तरीके से ही बनाया जाता है और इसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसे बनाने के लिए स्टील की कुछ प्लेटों को लिया जाता है और ये प्लेट आकार में छोटी होती हैं और इसके बाद इन्हें जोड़ने वाले टूल्स की मदद से एक एक करके जोड़ा जाता है। अब अगर आप इस बात को नहीं समझे तो आपको बता दें कि इन प्लेटों को एक साथ पहले सेट किया जाता है, फिर इसके बाद इन्हें जोड़ने वाले टूल्स की हेल्प से जोड़ा यानी कि वेल्ड किया जाता है, जिसे आप देख ही सकते हैं। इसी के साथ ही साथ इसके एक किनारे की तरफ एक रॉड को भी जोड़ दिया जाता है जो मेटल्स की होती हैं। और अब बारी आती है इसके आगे के प्रोसेस को करने की और इस प्रोसेस में इन प्लेट्स के शेप को मिट्टी के तेल में डाला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद निकाल लिया जाता है, जहां इसके बाद आती है अगली प्रोसेस। अब आपको बता दें कि इस प्रोसेस में इस धातु की प्लेट को पास की ही बनी आग की भट्टी में गर्म किया जाता है और आग का टेम्परेचर काफी ज्यादा रखा जाता है जिससे स्टील अच्छे से पिघल जाए और इसे शेप देने में आसानी हो। इसे कुछ देर गर्म किया जाता है और जब ये पूरी तरह से गर्म हो जाता है तो इसे एक तरह की मशीन में रखकर पीटा जाता है और इसे इस खास आकार में सेट किया जाता है और ये काम कई बार किया जाता है। यानी आपको बता दें कि थोड़ी देर गर्म करने के बाद इसे पीटा जाता है और ये स्टेप कई बार दोहराया जाता है। और आपको बता दें कि इसे पीटने के लिए जिस मशीन यानी कि टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है उसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है, यानी 30 टन हाइड्रोलिक प्रेशर के बराबर, और ये प्रेशर काफी ज्यादा होता है। अब अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें स्टील काफी ज्यादा मजबूत होता है और लोहे की तुलना में, इसीलिए इसे ज्यादा गर्म किया जाता है, वो भी अधिक तापमान पर, और इसे शेप देने के लिए ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है। इस मशीन की हेल्प से इस शेप को रेक्टेंगुलर आकार में बदल लिया जाता है और ऐसा करने में काफी ज्यादा वक्त लगता है। जब तक ये इस आकार को अच्छे से नहीं ले लेता है तब तक इसे मशीन और आग की हेल्प से बार बार पीटा जाता है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। वहीं इसे दो पार्ट में अलग अलग कर लिया जाता है। इसके लिए इसे बीच से काटा जाता है और इसके बाद दोनों को और ज्यादा पीटा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे इसे लंबा किया जा सके और फिर इसे मशीन में गर्म करके लगातार पीटा जाता है। जब ये लंबी छड़ के रूप में हो जाती है तो इसे भट्टी से निकाल दिया जाता है और इसके बाद इसे ठंडा किया जाता है। अब यहाँ पे ये बात गौर करने वाली है कि दोनों रॉड को मेजर किया जाता है और ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे दोनों की लंबाई एक जैसी रहे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बारी आती है इसमें दूसरी रॉड को मिलाने की, जो तांबे यानी कि कॉपर की होती है, और इसके लिए स्टील की दोनों रॉड के बीच उस कॉपर की रॉड को रखा जाता है और रखने के बाद तीनों को जोड़ने वाले टूल्स की हेल्प से वेल्ड कर दिया जाता है, जैसे हमने शुरुआत में स्टील की प्लेट को जोड़ने के लिए किया था। इसके बाद अब फिर से इसे गर्म किया जाता है। अब आप कहेंगे इसे बार बार गर्म क्यों किया जा रहा है यार? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसे तलवार की शेप देने के लिए गर्म करके पीटना जरूरी होता है और फिर इसे आग की भट्टी में गर्म किया जाता है, जिसे आप देख ही सकते हैं। और गर्म करने के बाद इसे हथौड़े की हेल्प से पीटा जाता है और ये प्रोसेस तब तक की जाती है जब तक इसे तलवार का शेप ना दे दिया जाए। अब ये तलवार के शेप में देखिए तैयार हो जाती है तो इसे मेजर किया जाता है और मेजर करने के बाद इसके एक तरफ के किनारे को एक धारदार टूल्स की हेल्प से काटा जाता है और इसे नुकीला शेप दिया जाता है जो तलवार में होता है। और इसके साथ ही इस छड़ के किनारे को भी काटा जाता है और इस छड़ को तलवार का शेप दे दिया जाता है, जिसे आप यहाँ पे बराबर देख सकते हैं। अब देखिए इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद बारी आती है इसके चारों तरफ इसे पॉलिश करने की।
और एक तरह की मशीन की हेल्प से इस लंबी तलवार को पॉलिश किया जाता है और ये काम कई बार रिपीट किया जाता है। यानी कि जब तक ये तलवार चमकदार नहीं हो जाती है तब तक इसे बढ़िया तरीके से पॉलिश किया जाता है। और इसके बाद अगले प्रोसेस की तरफ हम बढ़ते हैं, जहां पर इस तलवार में धार को लगाया जाएगा और इसके लिए इसके एक तरफ के किनारे पर इंक की हेल्प से निशान लगा दिया जाता है और फिर मशीन की हेल्प से उस किनारे की धार को बनाया जाता है, जिसे आप इस मशीन में होते हुए देख सकते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा करने के बाद इस तलवार को फिर से गर्म किया जाता है, वो भी 1600 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और इससे तलवार में मौजूद स्टील मुलायम हो जाती है, यानी कि इससे तलवार लचकदार बनती है। गर्म करने के बावजूद इसे ठंडा किया जाता है और एक तरह के केमिकल में कुछ देर तक डुबोया जाता है और इसके बाद इसे निकाल लिया जाता है। वहीं फिर से इसमें धार को लगाया जाता है। अब आगे की प्रोसेस में इसके कलर को तैयार किया जाएगा, जिसे हबाकी कहा जाता है, और इसके लिए कॉपर की एक प्लेट को लिया जाता है और उसे इस तरह से शेप दिया जाता है। इसके लिए सबसे पहले इसे गर्म किया जाता है और फिर इसे हथौड़े की हेल्प से पीट कर मोड़ा जाता है। फिर इसे कॉलर के रूप में तैयार किया जाता है, यस, और इसके बाद तलवार में लगने वाले गार्ड को तैयार किया जाता है। इसके लिए इसे गोल आकार में स्टील की एक प्लेट से काटा जाता है और फिर ड्रिल मशीन की हेल्प से इसमें एक रो में छेद किए जाते हैं और इसे आप देख ही सकते हैं कि कैसे ड्रिल मशीन से काट कर डिजाइन किया गया है। इसके बाद तलवार पर जापानी परंपरा के अनुसार इस पर एक तरह के डिजाइन को उकेरा जाता है, जिसे आप देख सकते हैं कि कैसे एक टूल की हेल्प से इसे डिजाइन किया जाता है। इस टूल के बन जाने के बाद तलवार में लगने वाले हत्थे को बनाया जाता है और इसके लिए लकड़ी की रॉड को लिया जाता है और फिर उसे गोल आकार में सेट किया जाता है और ये काम हाथों से किया जाता है। जब ये काम पूरा हो जाता है तो इसमें स्टील के छल्ले को दोनों किनारे पर लगाया जाता है। वहीं आपको हम ये भी बता दें कि इस छल्ले को भी बनाया गया होता है, और क्या। इसके बाद हैंडल पर एक तरह के कपड़े को लपेटने के लिए यानी कि ढकने के लिए लिया जाता है और ये कपड़ा काफी ज्यादा चमकदार और मुलायम होता है। हैंडल के शेप के अनुसार इस कपड़े को काटा जाता है और फिर इसे हैंडल के ऊपर सेट किया जाता है। वहीं इसे एक तरह के टूल्स की हेल्प से कस दिया जाता है। इसके साथ ही इसके ऊपर एक तरह के पतले फीते को लगा दिया जाता है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपका हैंडल पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, लेकिन आपकी तलवार अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, क्योंकि अभी तलवार को रखने के लिए म्यान को तैयार किया जाता है। और क्या, तलवार कहाँ फंसाओगे भाई। इसके लिए लकड़ी के 2 टुकड़े को लिया जाता है और उसे तलवार के शेप के अनुसार पहले मेजर किया जाता है, फिर उसे काटा जाता है और फिर मशीन की हेल्प से म्यान का आकार दिया जाता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा करने में काफी ज्यादा वक्त लगता है। जब ये काम पूरा हो जाता है तो इस म्यान को पॉलिश कर लिया जाता है, जिससे इसमें धार ना रह जाए। लास्ट में तलवार पर एक तरह के केमिकल से स्प्रेड किया जाता है और फिर सभी पार्ट को असेंबल कर लिया जाता है और उन्हें अच्छे से सेट भी कर दिया जाता है। अब आपकी तलवार लीजिए बनकर तैयार हो जाती है, जिसे आप देख सकते हैं। ये काफी लंबी होती है और इसकी धार तो बाप रे बाप इतनी तेज होती है कि किसी भी मजबूत चीज को इससे काटा जा सकता है। इसे हिस्ट्री में बहुत ही रिस्पेक्टफुल हथियार के रूप में देखा जाता था और आज भी ये उतनी ही फेमस है जितनी प्राचीन समय में थी। ये तलवार लचीली और मजबूत होती है, जिसे आप आसानी से म्यान से निकाल सकते हैं और अंदर कर सकते हैं। इसे किसी भी इमरजेंसी में निकाला जा सकता था और इसका इस्तेमाल किया जा सकता था। आपको बता दें कि इसकी धार दूर से ही चमकती रहती है। वैसे इसे आप दुनिया के कई बड़े म्यूजियम में देख सकते हैं। आज भी ये अच्छे से चमकदार तरीके से रखी हुई है। वैसे ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप भी इस तलवार के दीवाने हो गए हैं और प्राचीन समय में यूज होने वाले दूसरे हथियार के बनाने के प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।